एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लो चाहे ये समझ लो, अगर ये 4 क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर लिए तो ये चैप्टर आपका 90 to 95% इस वीडियो के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्लस अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियोस देखनी है तो सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। हमें क्या एक्सप्लेन करना है? हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट एक्सप्लेन करना है। देखो, आप इसे इक्विलिब्रियम इनकम भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम आउटपुट भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम जीडीपी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। कौन से अप्रोच से एक्सप्लेन करना है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच से एक्सप्लेन करना है। एक अप्रोच और है, वो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो हमें इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ये समझो कि इक्विलिब्रियम ही क्या होता है। देखो, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। जब कंट्री के अंदर बैलेंस है तब मतलब कंट्री क्या है? इक्विलिब्रियम में है। कि जितने भी कंज्यूमर्स जितनी डिमांड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है? जितने भी प्रोड्यूसर्स जितनी सप्लाई कर रहे हैं। बैलेंस वाली स्टेट, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, मतलब कंट्री बैलेंस में है। इस सिचुएशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। एकदम बेस्ट सिचुएशन होती है। इससे ऊपर जाओगे तो भी गड़बड़ है, इससे नीचे जाओगे तो भी गड़बड़ है। तो इक्विलिब्रियम समझ में आया। अप्रोच कौन सा है हमारा? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो किस तरह से लिखोगे क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, इस अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव्ड when aggregate supply is equal to aggregate demand। क्या समझे भाई? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई अप्रोच के हिसाब से कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम तब होगा जब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो? एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो। आती है बातें समझ में? जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो? एग्रीगेट सप्लाई के। तो सबसे पहले तो ये समझो कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, फिर समझना एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, फिर देखेंगे कि भाई कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है। तो सबसे पहले समझ में आ गया, लिखकर क्या होगे कि अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम तब होता है जब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो? एग्रीगेट डिमांड के। ठीक है भाई। अब समझ लो एग्रीगेट सप्लाई क्या है। भाई ये तो समझ में आ गया, दोनों इक्वल होने चाहिए, बट होता क्या है? एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू प्लान्ड आउटपुट इन द इकोनॉमी। देखो यहां पर क्या वर्ड आया है? प्लान्ड। प्लान्ड का मतलब है आने वाले साल में। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि हमारी कंट्री के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहे हैं। यहां पर हम एक्चुअल की बात नहीं कर रहे, हम प्लान की बात करें कि आने वाले साल के अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना आउटपुट जनरेट करने का प्लान करें, कि भाई वो कितना प्रोडक्शन करेंगे, उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? हमारी कंट्री का प्लान्ड आउटपुट। इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट को ही हम जीडीपी भी बोलते हैं। ये वो आउटपुट है जो हमारे प्रोड्यूसर्स विश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि वो आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। क्या समझे? एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि आने वाले साल के अंदर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारी कंट्री के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहे हैं, उसे बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आता है? ग्राफ पर किस तरह से दिखाओगे? बहुत ही इजी सा है। देखो एक चीज और बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो ये 100 यूनिट्स क्या है? ये है मेरी सप्लाई। जब मैं ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी, किसी को सेल करूंगी, तो मेरे पास में क्या आएगा? इनका अमाउंट आएगा, मेरे पास में पैसा आएगा। भाई मैं मेरी 100 यूनिट सेल करूंगी तो मुझे क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। तो जो सप्लाई होती है वही इकोनॉमिक्स में इनकम भी होती है। याद रहेगा, जो सप्लाई होती है वही इकोनॉमिक्स में इनकम भी होती है। सप्लाई को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं वाई से। किससे? वाई से। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। अब देखो किस तरह से ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम लोग हमारी इनकम शो कर रहे हैं, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। इनकम को ही जीडीपी भी बोला जाता है, यानी कि आउटपुट। अभी ऊपर आया था कि हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को ही आउटपुट भी बोलते हैं, जीडीपी भी बोलते हैं। और वाई एक्सिस पर हम लोग दिखा रहे हैं हमारी सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, वो भी
45 डिग्री के एंगल पर ये हो गई आपकी एग्रीगेट सप्लाई, कि भाई हमारी जो सप्लाई है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। कॉन्स्टेंटली मतलब कुछ इस तरह से, सपोज 20, 40, 60, गैप हर जगह सेम है ना, देखो 20-20 का गैप है। तो जब इस तरह से कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसे बोला जाता है कि ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो हमें एग्रीगेट सप्लाई कैसे बनानी है, बस 45 डिग्री का एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन बना देना, वो हो गई आपकी एग्रीगेट सप्लाई। और इसी सप्लाई को हम लोग इनकम भी बोलते हैं। तो सप्लाई और इनकम का एक ही ग्राफ होता है। आ गई बात समझ में, क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई। आगे चलो, नेक्स्ट आता है एग्रीगेट डिमांड। भाई सप्लाई समझ में आ गया, अब एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अगेन आ गया प्लान्ड वर्ड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि हमारी कंट्री के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितना खर्चा करने की सोच रहे हैं। यानी कि हमारी कंट्री के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कितनी डिमांड करने की सोच रहे हैं, उसे बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट, ये वो आउटपुट है, ये वो जीडीपी है दैट द बायर्स विश टू बाय, जो हमारे बायर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि वो खरीदेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर। इट इज कॉल्ड एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड। आती है बातें समझ में कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। अब एक चीज और बता देती हूं यहां पर, देखो एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, यहां पर ध्यान से समझना। एग्रीगेट डिमांड के वैसे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस चैप्टर का वीडियो देखा है तो। अब ध्यान से समझना, एग्रीगेट डिमांड कैसे बनती है। सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम लोग जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो जितनी भी डिमांड कर रहे हैं, वो जितना भी खर्चा कर रहे हैं, हम लोग क्या खरीदते हैं, हम लोग कपड़े खरीदते हैं, खाना खरीदते हैं, शुगर, पैन, मोबाइल, लैपटॉप, हम लोग जितना भी खर्चा कर रहे हैं वो हमारे खर्चे को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ठीक है भाई। कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट का मतलब एक प्रोड्यूसर ने मशीनरी परचेज करी 50 लाख रुपए की। ये मशीनरी वो क्यों खरीद रहा है, ताकि वो इससे फर्दर प्रोडक्शन कर सके। तो इस मशीनरी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। थर्ड होता है गवर्नमेंट का खर्चा। गवर्नमेंट भी बहुत सारे खर्चे करती है, स्कूल्स खोलती है, कॉलेजेस खोलती है, लोगों को सब्सिडी देती है, बहुत सारे खर्चे करती है। तो ये हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स और एम का मतलब होता है इंपोर्ट्स, और इसे प्यार से बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। यानी कि हमारे ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम दूसरे देशों के साथ में बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, व्यापार करते हैं, उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, बट हमारे कोर्स की सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मान रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है। यानी कि हमारी जो कंट्री है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ में ट्रांजेक्शन्स नहीं करती, ना एक्सपोर्ट करती है ना इंपोर्ट करती है। हमारी इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो भाई ये हट गया। हम लोग ये भी मान रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का भी कोई इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट डिसाइड ही नहीं करती क्या प्रोड्यूस करना है, प्राइस कितनी रखनी है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो भाई ये भी हट गया। तो एग्रीगेट डिमांड के सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स बचे, कौन कौन से, सी प्लस आई। कौन कौन से, सी प्लस आई। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रहा है गुड्स और सर्विसेज पर, प्लस प्रोड्यूसर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के हमारे पास में 2 कंपोनेंट्स है। पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। तो भाई अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बना दूं और दोनों को प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं ये 500 है और ये 200 है, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी मेरी, 700। तो यहां पर हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं हमारे कंजम्पशन का। तो देखो अगेन ये एक्स एक्सिस पर हमारी इनकम है, जिसे हम वाई या जीडीपी भी बोलते हैं। वाई एक्सिस पर है हमारी एग्रीगेट डिमांड, कैसे निकलती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, 2 चीजों को प्लस करके। तो देखो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनानी है जो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने क्या माने हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी ये क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यानी कि इनकम इंक्रीज हो, इनकम डिक्रीज हो, ये इन्वेस्टमेंट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इनकम 0 है तभी भी यही इन्वेस्टमेंट है, इनकम मान लो 20 हुई तभी भी इन्वेस्टमेंट सेम है, इनकम 30 हुई तभी भी इन्वेस्टमेंट सेम है, इनकम 40 है तभी भी इन्वेस्टमेंट सेम है। यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनानी है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक चीज समझ में आ गई।
कंजम्पशन, कंजम्पशन भाई, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। अगर कभी भी आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है मतलब वो चीज इंक्रीज हो रही है। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इनकम लेती हूँ, ये मैंने इनकम ली 0, 20, 30, 40, 50, 60, ये इनकम है। और ये मेरा खर्चा है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन मैं दिखाती हूँ आपको, ये है 20, 30, 40, 50, ध्यान से समझना। तो अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो मेरा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके जेब में आज पैसा ज्यादा है तो खर्चा ज्यादा करोगे, कैंटीन में अच्छे से पैसा खर्च करोगे, दोस्तों के साथ में पार्टी करोगे। इनकम कम होगी, खर्चा भी कम होगा। तो इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर देखो इनकम 0 थी, तभी भी कोई ना कोई कंजम्पशन था। ये कंजम्पशन बंदे ने कहां करा, ये कंजम्पशन बंदे ने कहां से करा, अपनी पुरानी सेविंग्स से करा। जब इनकम मेरी 0 है, आज की डेट में मैं कुछ नहीं कमा रही, फिर भी मैं कोई ना कोई खर्चा तो करूंगी। और ये खर्चा मैं कहां से करूंगी, या तो किसी से बोरो करके, या फिर मैं मेरी पुरानी सेविंग्स में से पैसा निकाल के खर्च करूंगी। क्योंकि जीने के लिए, अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मुझे कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो फूड पर हो, चाहे वो कपड़ों पर हो, चाहे वो रहने के लिए कोई जगह हो। तो ये एक बेसिक खर्चा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये सारी बातें आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन करी हैं। तो ये कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। और ये कंजम्पशन यहां से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये जो गैप है, ये कौन सा कंजम्पशन है, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये 20, ये वाला खर्चा है। तो समझ में आया, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है और इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है। अब मैं आपको ये पूरी सिचुएशन, ये जो पूरा इक्विलिब्रियम है, हम लोगों ने क्या देखा, एग्रीगेट सप्लाई समझ लिया, एग्रीगेट डिमांड समझ लिया। अब कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो। तो अब जरा एक टेबल बनाते हैं। देखो ये हमारी इनकम है, इनकम हम लोगों ने ली 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। इनकम जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंटली। कुछ नहीं करना, इनकम के लिए 45 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन आपको बना देनी है। कंजम्पशन लिया, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। क्योंकि इनकम और खर्चे में कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। आप खुद का एग्जांपल ले लो, अगर रिश्तेदार पैसे देके गए हैं, जेब में पैसा है, मम्मी ने पॉकेट मनी दी है, तो डेफिनेटली अगर इनकम ज्यादा है तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, तो कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। इनकम 0 है, फिर भी कोई ना कोई खर्चा है। ये वो खर्चा है जो इंसान अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कैसे डिनोट करते हैं, सी के ऊपर बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने क्या माने कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान से देखो, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलती है, जब हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दें। तो इस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगी एग्रीगेट डिमांड। 30 + 20, 50, 40 + 20, 60, 50 + 20, 70, 60 + 20, 80 एंड सो ऑन। ये आ गई एग्रीगेट डिमांड। कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो, एग्रीगेट सप्लाई के। ध्यान से देखो, ये लेवल एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, अच्छा इनकम को ही हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, इनकम को ही हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। मैंने पीछे भी बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम सेम चीज है। तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, 100, और इस लेवल पर एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 100। दोनों इक्वल है, मतलब इस लेवल पर कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। यानी कि जब 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जाएंगे, वो कौन सा लेवल है कि भाई ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करो तब कंट्री क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब इसी को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगेन एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने दिखा दी हमारी इनकम, जिसे हम वाई भी बोलते हैं, जिसे हम जीडीपी भी बोलते हैं, और इनकम को ही हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड, जो कैसे निकलेगी, C+I। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड समझ लो। देखो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्या है, इन्वेस्टमेंट, पीछे देखा था। ये लाइन क्या है, हमारा कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों को प्लस कर दोगे तो हमें मिल जाएगा एग्रीगेट डिमांड। कैसे निकला, C+I। अब एक चीज और, एग्रीगेट डिमांड का कर्व और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, दोनों कर्व क्या है, आपस में पैरेलल हैं। इसके पीछे रीजन है। देखो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन को माइनस करूं, करके देखो, 50 - 30, 20, 60 - 40, 20, 70 - 50, 20। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट क्या शो कर रहा है कि ये बीच का डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट। दिस इज द रीजन ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन पैरेलल है। तो समझ में आ गया एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी बोलते हैं, तो इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। 45 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, वही आपकी इनकम है, वही आपकी एग्रीगेट सप्लाई है।
अब वो पॉइंट जहां पर ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हैं, ध्यान से देखो, एग्रीगेट डिमांड का कर्व ये है, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ये है, दोनों इक्वल कहां पर है, यहां पर। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब कंट्री के अंदर कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 100 यूनिट्स। जब हमारा आउटपुट कितना है, 100 यूनिट्स। तो ये मैंने आपको करा दिया पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल है, यानी कि ADAS अप्रोच। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन 2 क्या कहता है हमें, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। अगेन हमें इक्विलिब्रियम इनकम कह लो, चाहे इक्विलिब्रियम आउटपुट कह लो, चाहे इक्विलिब्रियम GDP कह दो, वही एक्सप्लेन करना है, सेम चीज। बट इस बार हमें एक्सप्लेन करना है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। तो अकॉर्डिंग टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इस अप्रोच के हिसाब से कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेविंग्स किसके इक्वल हो, इन्वेस्टमेंट के। जब सेविंग्स किसके इक्वल हो, इन्वेस्टमेंट के। और ये चीज हमें कैसे मिलती है, ध्यान से देखना। देखो पीछे हम लोगों ने क्या देखा था, जब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो, एग्रीगेट सप्लाई के, तब कंट्री के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। आती है बात समझ में। अब ध्यान से देखना, एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर मैं एग्रीगेट डिमांड को लिख सकती हूं C प्लस आई, लिख सकती हूं, इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी बोलते हैं, इनकम को Y से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। C प्लस आई को एज इट इज रहने दो। इनकम से बंदा दो ही चीजें करता है। अगर आपकी इनकम आज 100 रुपए है, तो आप इस 100 रुपए से इनकम से दो चीजें करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खर्चा कर लिया, कंजम्पशन कर लिया 80 रुपीज का, तो बचे हुए 20 रुपीज आप क्या करोगे, सेव करोगे। इनकम से दो ही चीजें करते हो, जितना खर्चा करते हो उतना खर्चा कर लेते हो, बचे हुए अमाउंट को क्या करते हो, सेव करते हो। तो इनकम को मैं लिख सकती हूँ C प्लस एस। क्या लिख सकती हूँ, C प्लस एस। C और C कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास में I इज इक्वल टू S। तो इस तरह से हमें ये मिला है, S इज इक्वल टू I या फिर I इज इक्वल टू S, कि इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल टू सेविंग्स। तो इस अप्रोच के हिसाब से कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेविंग्स किसके इक्वल हो, इन्वेस्टमेंट के। आई होप क्लियर है। अब सेविंग्स क्या है भाई, सेविंग्स आप सब जानते हो, ये मैंने आपकी इनकम दिखाई, 0, 20, 40, 60, 80, ये आपकी इनकम है। ये आपने अपनी इनकम में से कुछ खर्चा कर लिया, खर्चा करा आपने, फॉर एग्जांपल 30, 40, 50, 60, 70, ये आपने खर्चा करा। अब इनकम से बंदा दो ही चीजें करता है, या तो खर्चा करता है या फिर सेविंग करता है। तो अगर मैं देखो इस तरह से बोलती हूँ, इनकम से दो ही चीजें होती है, खर्चा प्लस सेविंग। तो अगर मैं इस इनकम में से खर्चे को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगी, मेरी सेविंग्स मिलेंगी। तो सेविंग्स में कैसे निकाल सकती हूँ, इस इनकम में से मेरे कंजम्पशन को माइनस करके। तो 0 माइनस 30, माइनस का 30, 20 माइनस 40, माइनस का 20, 40 माइनस 50, माइनस का 10, ये 0, ये 10। अब ये मेरे पास में सेविंग्स आ गई, और शुरुआत में मेरी सेविंग्स नेगेटिव है। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है, जब इनकम 0 थी तभी भी कोई ना कोई कंजम्पशन था। वो खर्चा कौन सा है, अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जिसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। कहां से करा वो खर्चा, अपनी पुरानी सेविंग्स में से पैसा निकाल के, यानी कि पुरानी सेविंग्स कम हो गई थी, तो सेविंग्स किस में गई, नेगेटिव रही। फिर इनकम 20 है बट खर्चा फिर भी ज्यादा है, तो ये बचा हुआ 20 रुपए का खर्चा कहां से करा, इनकम 20 है बट खर्चा 40 का है, तो बचे हुए 20 रुपए कहां से निकाले, पुरानी सेविंग्स से। तो सेविंग्स नेगेटिव है। इनकम 40 है, खर्चा 50 है, यानी कि 10 रुपए और कहां से निकाले, सेविंग्स से। तो सेविंग्स नेगेटिव है। इनकम 60 है, खर्चा भी 60 का है, जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। इनकम 80 है, खर्चा 70 है। इनकम 80 है, खर्चा 70 है, यानी कि 10 रुपए इंसान क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सेविंग्स। तो सेविंग्स हमेशा इनकम के साथ में कैसा रिलेशन है, सेविंग का पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम इंक्रीज हो रही है, ध्यान से देखो, तो सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है। -30 से -20 हुई, फिर -10, फिर 0, फिर +10 हो गई। तो पॉजिटिव रिलेशन है। शुरुआत में जब इनकम कम होती है तो सेविंग्स हमारी नेगेटिव हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि शुरुआत में इनकम कम होती है पर खर्चा ज्यादा होता है, तो इंसान वो खर्चा कहां से करता है, पुरानी सेविंग्स में से निकाल कर। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग दिखाएंगे हमारी इनकम कह लो, चाहे जीडीपी कह लो, चाहे आउटपुट कह लो, चाहे एग्रीगेट सप्लाई भी कह लो। वाई एक्सिस पर हम लोग हमारी सेविंग शो कर रहे हैं। अब सेविंग्स क्या है, पहले नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो आप किस तरह से दिखाओगे इसको, यहां पर नेगेटिव है तो हम एक्स एक्सिस के नीचे चले जाते हैं, नेगेटिव हम पीछे दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर बोलूं ये 0 है, ये आपका 10 है,
ये 20 है, ये 30 है, सेविंग्स है बेटा ये, और ये है आपका -10, -20, -30, कुछ इस तरह से। और इनकम दिखा देते हैं हम लोग, हमारी इनकम 0 है, ये इनकम हमारी कितनी है, ये इनकम हमारी 20 हुई, 30 हुई, 60 हुई, इस तरह से। तो जब इनकम 0 है तो हमारी सेविंग्स कितनी है, -30। इनकम 0 है, सेविंग्स कितनी है हमारे पास में, -30। सपोज यहाँ पर है, अगर मैं प्रॉपरली बनाऊं तो इनकम 20 है, सेविंग्स है -20। इनकम 20 है तो सेविंग्स रहेंगी हमारी -20। इनकम 40 है, सेविंग्स है -10। इनकम 40 है, सेविंग्स है हमारे पास में -10। तो ये सेविंग का जो ग्राफ है ये नीचे से जाता है, क्योंकि पहले नेगेटिव है, फिर 0 हुई, फिर पॉजिटिव हुई। तो इस तरह से आपको अपनी सेविंग्स बनानी है। ठीक है भाई, सेविंग समझ में आ गई। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने क्या लिया है, कांस्टेंट लिए, मैंने पीछे भी बताए थे। इन्वेस्टमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब इनकम चाहे इंक्रीज हो चाहे इनकम डिक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट हमारे कांस्टेंट रहेंगे, इसीलिए इसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। बनाओगे कैसे, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना देना विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हो गए हमारे इन्वेस्टमेंट। अब ये अप्रोच डिस्कस करते हैं। अगेन हम लोगों ने हमारी इनकम ली, इनकम को ही हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। कंजम्पशन ले लिया, अगर मैं देखो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, आपने 80 रुपीज का कंजम्पशन कर लिया, तो बचे हुए सेविंग्स क्या होंगी आपकी, 20 होगी। तो अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दूं तो मुझे सेविंग्स मिलेंगी। तो सेविंग्स कैसे निकालेंगे, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके। तो 0 -30, -30, 20 -40, -20, 40 -50, -10, तो ये आ गई हमारे पास में हमारी सेविंग्स। सेविंग्स ले ली। इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट है, हम लोगों ने माना है इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हो गए ये वो पॉइंट जहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हैं। ध्यान से देखो, ये पॉइंट सेविंग्स भी 20 है, इन्वेस्टमेंट भी 20 है। इस पॉइंट को बोला जाता है, हाँ भाई इस पॉइंट पर कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम हो रहा है। जब कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही है, इनकम को ही हम जीडीपी भी बोलते हैं। जब कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही हैं, 100 यूनिट्स, तब कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हेयर सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ग्राफ पर किस तरह से दिखाओगे, एक्स एक्सिस पर वही इनकम, जीडीपी, चाहे बोल लो एग्रीगेट सप्लाई, चाहे बोल लो ये हमारा आउटपुट है। वाई एक्सिस पर दिखाएंगे हमारी सेविंग्स भी और इन्वेस्टमेंट भी। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है हमारे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सेविंग मैंने दिखाई दिया, पहले नेगेटिव होती है फिर पॉजिटिव हो जाती है। तो वो पॉइंट जहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, दैट इज आर इक्विलिब्रियम आउटपुट कह लो, चाहे इक्विलिब्रियम इनकम कह लो, चाहे इक्विलिब्रियम जीडीपी कह लो। तो 2 क्वेश्चन समझा दिए। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, What is इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, पहली बात, ठीक है। एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहता है, पहले तो बताओ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में इसी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो एमपीसी, इन दोनों के अंदर रिलेशन एक्सप्लेन कर दो। तो भाई ध्यान से सुनना, हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूसर एक मशीनरी क्यों खरीदता है, क्यों खरीदता है मशीनरी, क्योंकि इस मशीनरी को परचेज करने से वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी इनकम और इंक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, आप लोग शेयर्स खरीदते हो, प्रोड्यूसर मशीनरी खरीदता है, कोई नया लैंड खरीदता है, क्यों, ताकि इनसे फर्दर प्रोडक्शन किया जा सके। फर्दर प्रोडक्शन करेंगे तो और ज्यादा इनकम जनरेट होगी। तो हमें एक चीज तो पता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारी फ्यूचर के अंदर इनकम तो इंक्रीज होगी ही, बट कितनी, हमारी इन्वेस्टमेंट में अगर इतने का चेंज आया, हमने इन्वेस्टमेंट इतने से इंक्रीज करी, तो उसकी वजह से हमारी इनकम कितनी इंक्रीज होगी, इस कितने का आंसर हमें देता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं मैंने इन्वेस्टमेंट करी 50 लाख रुपीस की, मैंने इन्वेस्टमेंट करी 50 लाख रुपीस की, तो ये क्या है, मेरा चेंज इन इन्वेस्टमेंट है कि मैंने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करी। इस 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है 70 लाख रुपीस से, तो मैं कहूंगी भाई मेरी इनकम में कितना चेंज आया, 70 लाख रुपीस का। तो यही कितने का आंसर कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट में अगर इतना चेंज आया तो उसकी वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज आएगा, इस कितने का आंसर हमें देता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट रेफर्स टू नंबर
नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम मतलब ये जो साइन होता है, ये डेल्टा साइन चेंज शो करता है, चेंज मतलब कितना चेंज आया, एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कितने टाइम्स हमारी इनकम इंक्रीज होंगी अगर हमारे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए हैं तो। कैसे निकालोगे, ये रेशियो है किसके बीच में, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ऊपर दिखाओगे चेंज इन इनकम, इनकम को y से डिनोट करते हैं, नीचे दिखाओगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को I से डिनोट करते हैं, तो हमें मिलेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं K से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं पहले मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 100 लाख, कितनी इन्वेस्टमेंट थी 100 लाख, अभी रिसेंटली मैंने और इन्वेस्टमेंट करी और आज के डेट में मेरी इन्वेस्टमेंट है 150 लाख, कितनी 150 लाख, तो मेरी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, मेरी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, 50 लाख रुपीस का माइनस कर दिया, और पहले मेरी इनकम थी, सपोज पहले मेरी इनकम थी 200 लाख, ये मेरी इनकम थी, और अब मेरी इनकम हो चुकी है 270 लाख, तो मेरी इनकम में कितना चेंज आया 70 लाख का, तो मेरी इनकम में जो चेंज आया वो मैं ऊपर रखूंगी, कितना आया 70, अपॉन मेरी इन्वेस्टमेंट में जो चेंज था वो मैं नीचे रखूंगी, तो ये मुझे मिलेगा मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर्मूला याद रखना है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब कहते हैं रिलेशन भी बताओ भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी में क्या रिलेशन है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो एमपीसी समझ लो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है, ये हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। देखो एमपीसी क्या है, मेरी इनकम 100 है, मैंने 100 के अंदर से कंजम्पशन कितने का करा 80 रुपीज का, और बचे हुए सेव कितने रुपीज कर लिए मैंने 20 रुपीज, तो मैं मेरी इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रही हूँ, कितना पार्ट खर्च कर रही हूँ 80% पार्ट खर्च कर रही हूँ ना। अगर 80 रुपए मेरी इनकम है और 80 रुपीज ही मैंने खर्च कर दिए, सॉरी अगर 100 रुपीज मेरी इनकम है और 80 रुपीज मैंने स्पेंड कर दिए, मतलब मैं मेरी इनकम का 80% खर्च कर रही हूं, और इस परसेंट को हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि मैं मेरा 0.8 पार्ट क्या कर रही हूं, खर्च कर रही हूं, और 0.2 पार्ट यानी कि 20% मैं क्या कर रही हूं, सेव कर रही हूं। तो हम हमारी इनकम का कितना पार्ट स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, कंजम्पशन के लिए यूज में लेते हैं, उसे बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है मेरी डिटेल्ड वीडियोस के अंदर, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये सिर्फ एक रिविजन वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। तो रिलेशन समझो, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर हमारा एमपीसी इंक्रीज होगा तो हमारा मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, यानी कि ये के भी इंक्रीज होगा, और अगर हमारा एमपीसी डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होगा। एक्सप्लेन करती हूं, देखो यहां पर एक फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। सपोज मैं कहती हूं हमारा जो एमपीसी है वो 0.5 है, अब जरा K निकाल के देखो, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, हमारे पास में फॉर्मूला है, तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी हम लोगों ने लिया 0.5, तो K इज इक्वल टू कितना आया 1/1 माइनस 0.5 क्या होता है 0.5, पॉइंट हटाया 0, 5 1 5, 5 2 10, तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आता है 2 टाइम्स, 2 मतलब डबल हो गया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आया 2 टाइम्स, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 टाइम्स का मतलब है कि जितनी इन्वेस्टमेंट करी ना इनकम उसकी डबल हो गई। अगर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी तो इनकम हो गई 200 रुपए, अगर 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी तो इनकम हो गई 1000 रुपए। तो 2 टाइम्स का मतलब है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज आया था तो उसकी वजह से इनकम में कितना चेंज आया, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब सपोज अगर मैं ये एमपीसी बढ़ा दूं, एमपीसी हो गया मेरा 0.8, फॉर्मूला लगाओ 1/1 माइनस 0.8 कितना आएगा 1/0.2 आएगा, पॉइंट हटाया 0, 2 5 10। तो देखो जैसे ही मेरा एमपीसी इंक्रीज हुआ 0.5 से 0.8, मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पहले 2 टाइम्स आया था वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अब मेरा आया है 5 टाइम्स। तो ये शो करता है कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी कम होगा तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। समझ में आ गया, दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। Additional investment means additional expenditure in the economy. Additional expenditure means additional income in the economy. अब ध्यान से समझना, अगर कंट्री के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीनरी खरीदी 50 लाख रुपीस की, ये मेरा क्या है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो इसकी वजह से कंट्री के अंदर क्या हो रहा है एडिशनल खर्चा हो रहा है। मैंने खर्चा करा और जो मैं खर्चा कर रही हूँ वो सामने वाले की इनकम है। मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने एक खर्चा करा, इन्वेस्टमेंट करा, तो मैंने जो 50 लाख रुपीज स्पेंड करे जहां से मशीनरी खरीदी वो सामने वाले बंदे की तो इनकम है ना जिससे मैं मशीनरी खरीद रही हूँ, तो इसकी वजह से उसकी इनकम इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर एडिशनल इनकम हुई। अब एडिशनल इनकम
इनकम जो है वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। वो अपनी इनकम से जो सामने वाला बंदा है वो दो ही चीजें करेगा, या तो कंजम्पशन करेगा या फिर उस पैसे को सेव कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने उससे 50 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, तो वो 30 लाख रुपए अगर खर्च कर रहा है तो 20 लाख रुपए वो क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। तो अगेन वो बंदा जो खुद सामने वाला बंदा खर्च कर रहा है, अब सामने वाला बंदा खर्च कर रहा है तो उसके लिए तो वो खर्चा है, बट जिससे वो सामान खरीद के लेकर आएगा 30 लाख रुपए का, वो उस बंदे की तो क्या है, इनकम है। तो इसी एडिशनल कंजम्पशन से जो सामने वाले बंदे ने खर्च करा वो दूसरे किसी बंदे की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। सेम उसी तरह से जिस तरह से मशीनरी खरीदते टाइम हमारा खर्चा था बट उसकी इनकम थी, अब वो खर्च करेगा उसका खर्चा है बट किसी और बंदे की वो क्या बन जाएगी, इनकम। और अगेन किसी और बंदे की इनकम बनी तो वो बंदा भी अपनी इनकम से दो ही चीजें खरीदेगा, कंजम्पशन करेगा प्लस सेविंग करेगा। तो उस बंदे की इनकम कितनी बनी थी, जो सामने वाले बंदे का खर्चा था, यानी कि 30 लाख रुपए। सपोज इस 30 लाख में से वो 20 लाख खर्च करेगा और 10 लाख सेव करेगा, तो ये जो उसने खर्च करा वो अगेन किसी और बंदे की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है और यही रिलेशन है कि जितना एमपीसी इंक्रीज होगा उतना ही हमारा मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा। अगर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होगी तो हमारा मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। आ जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इस बार आपको इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा जो मैकेनिज्म है, इसकी जो पूरी वर्किंग है वो एक्सप्लेन करनी है, वो भी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैंने बता ही दिया कि भाई अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है इतने अमाउंट से तो उसकी वजह से हमारी इनकम कितनी इंक्रीज होगी, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, की अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से हमारी जो इनकम है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, 2 गुना इंक्रीज होगी, 5 गुना इंक्रीज होगी, 10 गुना इंक्रीज होगी। दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। निकालते कैसे हैं, रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया। अब भाई एक टेबल के थ्रू इसे ध्यान से देखना। राउंड 1 है, सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट मेरी कितने से इंक्रीज हुई, 100 रुपीज से मैंने 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी। अब मैंने 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करी, मैंने 100 रुपीज की सपोज एक मशीनरी खरीदी, तो ये मेरा खर्चा था, बट जिस बंदे से मैंने मशीनरी खरीदी उसकी तो इनकम थी, तो उस बंदे को इनकम जनरेट हो गई 100 रुपए की। अब बंदा वो जो है वो इनकम से दो ही चीजें करेगा, मैंने बताया या तो कंजम्पशन या सेविंग, और हमने वो ने बोला सपोज एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 0.5, यानी कि वो अपनी इनकम का 50% खर्च करता है और बचा हुआ 50%, बचा हुआ 0.5 क्या कर देता है, सेव कर लेता है। तो सामने वाले बंदे की जब इनकम हुई तो उसने क्या करा, इस इनकम में से 50 रुपए खर्च करे और 50 रुपए सेव करे। अब बंदे ने क्या करे, 50 रुपए खर्च करे, अब सामने वाले बंदे ने जो 50 रुपए खर्च करे वो किसी और बंदे की इनकम हो गई। सपोज सामने वाला बंदा उस 50 रुपए से एक शर्ट लेकर आया, तो उसका तो खर्चा है, बट जिसके पास से शर्ट लेकर आया उसकी तो इनकम है, उस बंदे को इनकम हुई 50 की। अगेन अब जो वो बंदा है वो भी क्या करता है, 50% यानी कि 0.5% खर्च करता है और बचा हुआ सेव करता है। अब वो बंदा जो खर्च कर रहा है वो अगेन किसी बंदे की इनकम है, तो दोबारा इनकम 25 हुई, खर्चा हुआ उसका आधा 12.5। अब अगेन कोई दूसरा बंदा जिससे उसने खरीदा था वो उसकी इनकम हुई 12.5, अगेन सेव करता है आधा 6.25। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो इस तरह से एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है। और ये इनकम कितनी इंक्रीज होगी, ध्यान से सुनना। देखो फॉर्मूला क्या था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ध्यान से देखना, तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी कितना लिया हम लोगों ने, 0.5। तो 1/1 माइनस 0.5 कितना आया, 0.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 1 5, 5 2 10, कितना आया, 2 टाइम्स। यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब डबल, कि हम लोगों ने जो ये 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है ये कितनी इनकम बन जाएगी, 200 रुपए। ये जो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है ये डबल हो जाएगी, इनकम कितनी होगी, 200। तो ये साइकिल तब तक चलता जाएगा जब तक ये इनकम हमारी 200 ना हो जाए, डबल ना हो जाए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, शुरुआती में इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से इंक्रीज हुए थे, तो उसकी वजह से इनकम कितनी इंक्रीज हुई थी, 100 रुपीज से। एमपीसी हम लोगों ने 0.5 माना,
इंक्रीज इन इनकम कॉजेस इंक्रीज इन कंजम्पशन। बंदे ने जो उसकी इनकम इंक्रीज हुई 100 रुपए, उसका 50 रुपए उसने खर्च करे बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ 50 ऑन कंजम्पशन। उसने 50 रुपए खर्च करे, ये 50 किसी और की इनकम बन गई। अब सामने वाला बंदा दोबारा इस 50 का आधा यानी कि 25 कंजम्पशन करेगा, बाकी का सेव करेगा। वो जो बंदा 25 खर्च करेगा वो अगेन किसी की इनकम बनेगी, और फिर वो बंदा अगेन उस 25 में से 12.5 खर्च करेगा, 12.5 सेव करेगा। तो ये साइकिल तब तक चलता जाएगा जब तक हमारी इनकम डबल ना हो जाए। हमारी इन्वेस्टमेंट के डबल कैसे निकालते हैं मैंने अभी बता ही दिया, 1/1 माइनस एमपीसी। तो ये 1/0.5, यानी कि ये जब तक 2 टाइम्स ना हो जाए। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी कितने की, 100 की। जब तक ये 100 की इन्वेस्टमेंट जो थी वो इनकम डबल ना हो जाए, दैट इज 200 ना हो जाए, तब तक ये साइकिल चलता जाएगा। तो ये आज हम लोगों ने कर लिए हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के, और इन्हीं 4 क्वेश्चंस के साथ में आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट 90 to 95% कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इन वीडियोस को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि सारे स्टूडेंट्स को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। सी यू, बाय फॉर नाउ।